हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे हैं, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस। चलिए आज के सेशन की हेल्प से अपनी इंग्लिश को बहुत बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। बहुत सारी चीजें करेंगे सेशन में, वोकैबुलरी, रीडिंग, स्किमिंग, क्विज। बहुत मजा आने वाला है और इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। एक्साइटेड? जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए तो आ जाते हैं वोकैबुलरी पे और आज का पहला वर्ड है फॉर्मिडेबल। देखो लास्ट में ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। फॉर्मिडेबल की टोन कैसी होती है? ये एक नेगेटिव टोन का शब्द होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको डराए। आप उस चीज की रिस्पेक्ट इसलिए करो क्योंकि आप उससे डरते हो या वो चीज बहुत पावरफुल है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है? वो चीज बहुत ही इंटिमिडेटिंग है। इंटिमिडेटिंग मीन्स आपको डराने वाली है, आपके ऊपर अपनी अपनी चलाने वाली, इम्पोजिंग है, पावरफुल है, फॉर्मिडेबल है। थ्रेटनिंग भी कह सकते हैं, मतलब वो चीज इतनी बड़ी है, इतनी ह्यूज है कि आपको उससे डर लग रहा है। एंटोनिम्स इनसिग्निफिकेंट है, मामूली सी है, फीबल है, कमजोर है, वीक है, कमजोर है। तो आर्मी ने एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज को फेस किया जैसे जैसे वो किसकी तरफ आगे बढ़े? दी हैविली, जो कि बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्टेड। एनिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स उनका एरिया। तो एनिमी के एरिया की तरफ वो आगे बढ़े जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड था, बहुत ज्यादा वहां पे लोग थे, वेपन्स थे, सब कुछ थे। तो आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा वो चैलेंज था। डी फैक्टो क्या होता है? ये एक फॉरेन वर्ड होता है। फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? फॉरेन वर्ड्स होते हैं जो आपके दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं बट इंग्लिश में हूबहू यूज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं फॉरेन वर्ड्स। तो डी फैक्टो और डी ज्योर दो वर्ड्स होते हैं। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? बाय फैक्ट्स। फैक्ट्स के हिसाब से तो देखो ये है, सच्चाई तो ये है। एक और वर्ड होता है डी ज्योर। डी ज्योर का मतलब क्या होता है? लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, बाय लॉ। तो डी फैक्टो का मीनिंग क्या हो गया? इन फैक्ट। भले ही सही हो या गलत हो बट ये क्या है? फैक्ट से है, एक्चुअल है, एग्जिस्टिंग है। सिनोनिम्स इन प्रैक्टिस जो है, एक्चुअल जो है, रियल जो है। एंटोनिम्स क्या हो गए? डी ज्योर, लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। नॉमिनल है, मतलब ऐसा होना चाहिए। थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल है या नहीं हमें नहीं पता। तो डिस्पाइट नॉट हैविंग एन ऑफिशियल टाइटल, उसके पास कोई टाइटल नहीं था, वो कोई लीडर नहीं थी, फिर भी अगर एक्चुअल में बात करें, शी वॉज अ डी फैक्टो लीडर ऑफ द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी की एक्चुअल लीडर थी क्योंकि हर कोई उसी के पास जाता था गाइडेंस के लिए। अगले वर्ड पे आते हैं पैल्पेबल। लास्ट में ABLE लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच फिर से एडजेक्टिव हो गया। पैल्पेबल क्या होता है? टैंजिबल। पैल्पेबल और टैंजिबल दोनों पे स्टार मार्क कर लो। मतलब जिस चीज को आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, इजिली वो आपके सामने है, एकदम क्लियर है, उसको बोलते हैं पैल्पेबल, टैंजिबल। एविडेंट है, एकदम क्लियर है। नोटिसिएबल है, एकदम क्लियर है। एक और वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्पिक्वस है। कॉन्स्पिक्वस का मतलब भी क्या होता है? एकदम क्लियर है। एंटोनिम्स इंटैंजिबल है, क्लियर नहीं है, हिडन है, छुपी हुई है। इम्परसेप्टेबल है, क्लियर नहीं है। तो जो रूम में जो टेंशन थी वो एकदम क्लियर थी, जैसे जैसे फाइनल मोमेंट्स उस गेम के सामने आ रहे थे, अनफोल्डेड में सामने आना, वैसे वैसे टेंशन एकदम क्लियरली साफ नजर आ रही थी। इनंडेट करना मीन्स बाढ़ आ जाना। तो इनंडेशन का मतलब क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म होता है इनंडेशन। एक और वर्ड होता है इसका नाउन फॉर्म जो एग्जाम्स में बहुत बार आता है, डेल्यूज। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? फ्लड, बाढ़। और ये दोनों क्या होते हैं? नाउन फॉर्म्स होते हैं। इसका वर्ब फॉर्म क्या है? इनंडेट कर देना मीन्स किसी चीज को भर देना। कोई चीज की बाढ़ आ गई, इनंडेट हो गई। स्वैम्प भर गया, डेल्यूज्ड भर गया, सैचुरेट हो गया, भर गया। एंटोनिम्स डिप्लीटेड हो गया, कम हो गया, स्केयर्स हो गया, कम हो गया, एम्प्टीड हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब ये वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो ये सारी की सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बस ये स्केयर्स क्या है? ये जो स्केयर्स है ये एक एडजेक्टिव है। तो इतनी तेज वर्षा के बाद जो गलियां थी वो भर गई पानी के साथ, जिसकी वजह से सब जगह क्या हो गई? बाढ़। समझ आ रही है वो क्या आप सभी को? अगले वर्ड पे आते हैं परनीशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, फिर से एडजेक्टिव हो गया। परनीशियस इज खतरनाक, हानिकारक। एक सॉन्ग था ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, मीन्स परनीशियस है। डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, नोक्शियस मीन्स खतरनाक। फैटल का मतलब हो जाता है जानलेवा। डेडली इज ऑल्सो व्हाट? जानलेवा। एंटोनिम्स क्या हो गया? बेनिफिशियल है भाई, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है। इनोक्यूअस पे डबल स्टार मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्चुअली इसमें रूट वर्ड है नोक, नोक या फिर नोक्स।
इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नुकसान। किसी चीज के आगे इन आ जाए उसका मीनिंग हो जाता है नो। तो नो हार्म मीन्स हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं है, हार्मलेस है, बेनिफिशियल है। तो जो खतरनाक इफेक्ट्स हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वो क्लियर हुए जैसे जैसे उसने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंटेशियस, लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दिखावा करना, आप हद से ज्यादा दिखावा कर रहे हो, बहुत ज्यादा ही लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस होना। बहुत ही ज्यादा प्रिटेंशियस मीन्स शो ऑफ करना, वल्गर मीन्स बहुत ही ज्यादा दिखावा करना, इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे वल्गर का मीनिंग क्या होता है? वल्गर का मीनिंग होता है जो चीज सही नहीं होती उसको बोलते हैं वल्गर, समथिंग दैट इज नॉट राइट। शोई होना, फ्लैम्बॉयंट होना, फ्लैशी होना, बहुत दिखावटी होना। एंटोनिम्स बहुत मॉडेस्ट, बहुत हम्बल होना, अनअज्यूमिंग, बहुत डाउन टू अर्थ होना, हम्बल होना। तो जो मिलेनियर का जो मैंशन था, जिसका घर था, इनक्रेडिबली मतलब बहुत ही ज्यादा क्या था? ऑस्टेंटेशियस था। ऑस्टेंटेशियस मीन्स बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत दिखावटी था। विद गोल्ड प्लेटेड फिक्चर्स, उसमें गोल्ड प्लेटेड चीजें यूज की गई थी, एंड एक्स्ट्रा वैकेंट, हद से ज्यादा डेकोरेशन की गई थी। तो ऐसा उसका मैंशन था, ऐसा उसका घर था। इनक्रेडिबल एक पॉजिटिव वर्ड होता है, मतलब ऐसा कि विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब इतना अच्छा कि विश्वास ही नहीं हो रहा। इसमें रूट वर्ड क्या होता है? क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बिलीफ, विश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कॉन्फ्लेट करना। कॉन्फ्लेट करने का मतलब क्या होता है? आपने मिला दिया दोनों चीजों को, दो चीजें थी आपने उनको मिक्स कर दिया। कैसे पता चला? इसका मीनिंग ये होता है, कॉन्फ्लेट में रूट वर्ड है को का मीनिंग होता है साथ में। तो आप दो चीजों को साथ में ले आए, आपने कॉन्फ्लेट कर दिया। टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स इनटू वन, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। मर्ज कर देना, ब्लेंड कर देना, एमलगमेट कर देना मीन्स मिक्स कर देना। एंटोनिम्स क्या हुए? सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो जरूरी है कि हम दोनों अलग अलग इश्यूज को मिलाएं ना, क्योंकि इसको करने से क्या होगा? कंफ्यूजन होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। चलो, एंड ट्विन, ट्विन्स होते हैं, ट्विन चिल्ड्रन होते हैं, ट्विन्स। ट्विन का मीनिंग क्या होता है? जो बिल्कुल एक जैसे हो, मतलब बहुत क्लोज हो एक दूसरे के, बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो, उनको क्या बोलते हैं? ट्विन्स बोलते हैं। तो एंड टू एंड वर्ड भी वहीं से आया, मतलब आपने दो चीजों को साथ मिलाया, दोनों को एक जैसा बना दिया, क्लोजली कनेक्ट कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, इंटरट्विन कर दिया, इंटरवोवन कर दिया, लिंक कर दिया। तो दोनों को क्या कर दिया? दोनों को एकदम लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। एंटोनिम्स, डिटैच कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया। तो उनकी जो जिंदगियां थी वो कनेक्टेड थी बहुत ही अर्ली एज से, और वो बहुत सालों तक इनसेपरेबल रहे, मतलब उनको अलग किया नहीं जा सकता था। अगला वर्ड ड्युअलिटी, डुओ, या फिर कह सकते हैं बाई, BI बाई। इनका मतलब क्या होता है? टू। तो डुअलिटी का मतलब क्या होता है? दो चीजें होना, उसमें दो पार्ट्स होना, दो तरह के उसके नेचर होना, दो पहलू होना, डुअलिटी होना। डाइकोटोमी, फिर से रूट वर्ड डाई, डाई का मीनिंग भी क्या होता है? टू फोल्ड नेचर। एंटोनिम्स क्या होगा? सिंगुलैरिटी एक ही होना, यूनिटी एक ही होना, वननेस एक ही होना। तो जो डुअलिटी थी, जो दो तरह का उसकी पर्सनालिटी थी, वो क्लियरली समझ में आ रही थी। उसके थॉट्स कुछ और थे, एक्शंस कुछ और थे, सोचता वो कुछ और था, करता कुछ और था। तो समझ में आ रहा था कि उसके कैरेक्टर की डुअलिटी है, दो पहलू है। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ITY लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। स्ट्राइड्स पे डबल स्टार मार्क कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्राइड्स मीन्स आपने क्या प्रोग्रेस किया, आपने बहुत स्ट्राइड्स लिए हैं, इसका मतलब आपने बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत आगे बढ़े हो। सिग्निफिकेंट स्टेप्स और प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, इंप्रूवमेंट। एंटोनिम्स क्या होगा? रिग्रेशन, रिग्रेशन में रूट वर्ड क्या है? रेग, या फिर रेट्रो। इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है बैक, वापस। सेटबैक, फेलियर, स्टैग्नेशन, एक ही जगह रुके पड़े हो भाई। तो कंपनी ने बहुत अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत अच्छी खासी, स्ट्राइड्स मीन्स प्रोग्रेस करी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में बहुत नई नई टेक्नोलॉजी लेके आई, उसने पूरी पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, पूरी पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज ला दिया। नेक्स्ट वर्ड फोरसीएबल, लास्ट में ABLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फोर, FORE, फोर, प्री
प्रो, एंटी, ANTENT, इन सारे रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? बिफोर, पहले से। जिन लोगों को ये रूट वर्ड्स नहीं पता है वो लोग वोकैब प्रोडिजी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वोकैब प्रोडिजी में आपको ये सारे के सारे रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। मेक श्योर करना कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से पढ़ें, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। तो फोर्सिएबल, जिसको पहले से देख सको भाई, जिसको पहले से एंटिसिपेट कर सको, एंटिसिपेट मीन्स पहले से ही देख सको। प्रिडिक्टेबल हो, एक्सपेक्टेड हो, एंटिसिपेटेड हो। एंटोनिम्स अनफोर्सीन, पहले से नहीं पता था भाई, अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रिडिक्टेबल था। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स जो इम्पैक्ट हुआ, जो रिजल्ट हुआ, और ये जनरली नेगेटिव टोन का शब्द होता है, मतलब खराब इम्पैक्ट हुआ। तो डिसीजन के जो कॉन्सिक्वेंसेज थे वो फोर्सिएबल थे, उनको हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने वो डिसीजन लिया और जिसकी वजह से ये आउटकम आया। प्रेडिक्टेड मीन्स जिसको हम पता लगा पा रहे थे, आउटकम मीन्स रिजल्ट, इसकी वजह से क्या हुआ, ये रिजल्ट आया। समझ आए सारे के सारे वर्ड्स? चलो कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ फ्रेजेस देखते हैं। पहला, ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी चीज का बढ़ना बहुत आसान है, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस का बढ़ना आसान है एक अनहाइजीनिक प्लेस में, एक गंदी जगह पे। तो ब्रीडिंग ग्राउंड मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से फेवर होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना बहुत आसान होता है। एडवोकेट फॉर, किसी चीज को सपोर्ट करना। ग्रैपल विद, किसी चीज से स्ट्रगल करना, आप किसी चीज से लड़ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो यू आर ग्रैपलिंग विद दैट प्रॉब्लम। पेंट अ रादर ब्लीक पिक्चर, ये पूरा का पूरा एक ईडियम कह सकते हैं इसको। कोई चीज अगर बहुत ब्लीक मीन्स इट्स अ नेगेटिव वर्ड, ये एक नेगेटिव टोन का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही खराब। तो कोई चीज एक बहुत ही खराब पिक्चर पेंट कर रही है, इसका मतलब क्या है? उस चीज को आप बहुत नेगेटिवली दिखा रहे हो, उस चीज को बहुत नेगेटिव लाइट में दिखा रहे हो, बहुत उसकी बुराइयां कर रहे हो। इन द फेस ऑफ, ये प्रॉब्लम आई, आपने इस प्रॉब्लम को इसके फेस पे ही डील किया, मतलब आपने सामने से आके एक प्रॉब्लम को डील किया, आपने सामने से आके एक चैलेंजिंग सिचुएशन को डील किया, दैट मीन्स इन द फेस ऑफ इट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग सेशन को। चलिए, तो पहला आर्टिकल हम रीड करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम स्किम करेंगे। रीडिंग के लिए आपको 1 मिनट देना है हर पैराग्राफ को, और स्किमिंग के लिए आपको 30 सेकेंड्स देने हैं हर पैराग्राफ को। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर क्या होता है? आपदा। तो जो आपदा आती है, जैसे फ्लड आ गए, बहुत तेज बारिश आ गई, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सब डिजास्टर्स हैं। आप इनको कैसे मैनेज करोगे? अच्छा, डिजास्टर के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, उसमें एक रूट वर्ड होता है कैटा। कैटा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिजास्टर, तबाही। तो जैसे कि एक हो गया कैटास्ट्रॉफ, मीन्स तबाही। एक हो गया कैटाक्लाइज्म, मीन्स तबाही। तो कैटा वर्ड जहां जहां होता है कुछ ना कुछ नेगेटिव मीनिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसका रूट वर्ड का ही मीनिंग नेगेटिव है। चलो पहले आप लोग रीड करेंगे, फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। हाँ जी, पढ़ते हैं। चलो, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इंडिया में इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स अपने आप में कंप्लीट, एंड डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स बदलता हुआ, चेंजिंग। एक फ्रेमवर्क है, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है दैट एड्रेसेस, जो किस चीज को सॉल्व करता है? द डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स अलग अलग तरह का,
वेरिड। एरे, एरे मीन्स पूरी पूरी रेंज, जो अलग अलग तरह के नेचुरल जो आपदा जो है प्रकृति की वजह से है और मैनमेड जो इंसानों की वजह से है, उन थ्रेट्स को, थ्रेट्स मीन्स खतरों को एड्रेस करता है जो कंट्री हमारी फेस करती है। गिवन इंडियाज वास्ट, वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज। जोग्राफिकल एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स एरिया, तो इंडिया का इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, इतना बड़ा इंडिया का जगह पे फैला हुआ है। एंड क्लाइमेटिक वेरिएशंस, और इंडिया में क्लाइमेट इतना बदलता रहता है। इट कन्फ्रंट्स, कन्फ्रंट्स मीन्स सामना करना, तो इंडिया किस चीज का सामना करता है? फेसेस अ मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो कितनी सारी वोकैबुलरी आ रही है। इस तरह के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, इसमें वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही होती है और इस तरह के टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो ये बहुत सारे डिजास्टर्स को का सामना करता है, रेंजिंग फ्रॉम, जिसकी रेंज किस किस से, अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है, एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इंडस्ट्रीज में। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो हमारा एनडीएमए है, जिसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, ये कैसे सर्व करता है? ये एक एपेक्स, एपेक्स मीन सुप्रीम, टॉप, ये एक टॉप लेवल की बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी है पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज को बनाना, प्लान्स को बनाना, सारी की सारी गाइडलाइंस बनाना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नेशनल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, इन कंजंक्शन, कंजंक्शन में साथ में, टुगेदर। तो किसके साथ? एनडीएमए के साथ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज के साथ, ये जो है इन कंजंक्शन विद द एनडीएमए, एनडीएमए के साथ ये दोनों की दोनों अथॉरिटीज जो है बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने में, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजीज, रिकॉग्नाइजिंग, और ये समझती हैं कि जरूरत है किस चीज की? डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज मीन्स हर स्टेट अपना डिसीजन खुद ले सके, वो जगह अपना डिसीजन खुद ले सके, तो इस तरह की अप्रोच चाहिए होती है, और रीजन स्पेसिफिक, हर एरिया के हिसाब से अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए, तो इस चीज को भी समझा जाता है। समझ आया पैराग्राफ? पूरी समरी क्या हो गई कि भाई इंडिया में बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। एनडीएमए जिसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, उसकी जिम्मेदारी है, उसके साथ स्टेट्स भी मिलकर काम करती हैं, वो भी समझती हैं कि भाई बहुत ज़रूरत है रीजन स्पेसिफिक अप्रोच की। क्लियर? चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। एक मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन तो मैं आपको सिखा के रहूंगी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका सब्जेक्ट बता दो। एक मुझे बता दो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या ये मेन इन्फॉर्मेशन है। एक मुझे सर्व्स का सब्जेक्ट बता दो। एक मुझे पार्टिसिपेट वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। एक मुझे नीड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एक डिसेंट्रलाइज्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। चलो मैम देखो ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये क्या हो गया? एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। ये कॉमा कॉमा के बीच में लिखा हुआ है मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो सर्व्स का सब्जेक्ट कौन हो गया? एनडीएमए। पार्टिसिपेट का सब्जेक्ट कौन है? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज। नीड क्या है? आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है तो नीड क्या हो गया? नाउन हो गया। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? अप्रोच। अप्रोच रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए, अप्रोच डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो अप्रोच नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है तो डिसेंट्रलाइज्ड इज एन एडजेक्टिव हियर। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में, इंडिया हैज मेड, इंडिया ने क्या किया है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत अच्छा खासा, ह्यूज। स्ट्राइड्स, प्रोग्रेस की है। इन एनहांसिंग मीन्स इंक्रीज करने में। किस चीज को इंक्रीज करने में? बढ़ाने में। डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, तो डिजास्टर को लेके हम जिस तरीके से काम करते हैं
उन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस करी है। दी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी हमने कंबाइन कर दिया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की पहले से ही वार्निंग आ जाए कि अब ये वाला डिजास्टर होने वाला है, अभी तूफान आने वाला है। कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव्स, वहाँ के जो लोग हैं वो तैयार रहें, उनको तैयार किया जाए, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। एंड दी स्टैब्लिशमेंट, और किस चीज़ को स्थापित किया गया है, स्पेशलाइज्ड, मतलब हर डिजास्टर के हिसाब से एक पूरी रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है। ये क्या है, नोटेबल, नोटेबल मीन्स इंपॉर्टेंट, एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, एस्पेक्ट्स हैं इस प्रोग्रेस के। जो एनडीएमए है वो एम्फेसाइज करती है, एम्फेसाइज मीन्स जोर डालती है कि इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत है किस चीज़ की, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि वहाँ के लोग पार्टिसिपेट करें, अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, एडवोकेटिंग, और ये किस चीज़ को सपोर्ट करती है, किस चीज़ को प्रमोट करती है, इनिशिएटिव्स लिए जाएं, ऐसे कदम उठाए जाएं जैसे कि मॉक ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स मीन्स प्रैक्टिस सेशंस किए जाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएं, पब्लिक को एजुकेट करने के कैंपेन्स लिए जाएं। ये सारी की सारी कोशिशें, इनका मकसद क्या है, इनका मकसद है कि हम सशक्त बनाएं कम्युनिटीज को, जिससे कि वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें उन डिजास्टर्स को, और कम से कम खतरा हो जिंदगी को भी और प्रॉपर्टी को भी। तो इस पूरे पैराग्राफ की समरी क्या हो गई कि वही कि बहुत इंडिया ने प्रोग्रेस करी है, हमने वार्निंग सिस्टम्स लेके आए हैं, हम तैयार कर रहे हैं, हम टीम्स बना रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोग पार्टिसिपेट करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, मॉक ड्रिल्स हों, प्रैक्टिस सेशंस हों, तो ये सारी की सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। डिस्पाइट द स्ट्राइड्स में, इतनी सारी प्रोग्रेस के बावजूद भी, अच्छा डिस्पाइट के आगे ना ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट के आगे ऑफ लगता है, बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, बने हुए हैं इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट लैंडस्केप में, तो उस पूरे पूरे एनवायरनमेंट में अभी भी चैलेंजेस हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मीन्स कमी, रिसोर्स की कमी है, चीज़ों की कमी है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो आपस में बातचीत नहीं कर पाती। एंड द कॉन्टिन्यूअस नीड, और लगातार ज़रूरत बनी हुई है कैपेसिटी बिल्डिंग की। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है कि हमें तैयार रहना है, अपनी रिसोर्सेज बढ़ानी है, चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ये क्या है, बने हुए लगातार बने हुए चिंताओं के टॉपिक्स हैं। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ ग्रोइंग एम्फेसिस, एक बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ऑन लेवरेजिंग, लेवरेजिंग मीन्स फ़ायदा उठाने पे, किस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, टेक्नोलॉजी का, एंड रियल टाइम डेटा एनालिसिस, और हमें रियल टाइम में डेटा एनालाइज करना है। रियल टाइम डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे जो चीज़ हो रही है उस टाइम पे पता चलती रहे, जैसा हो रहा है वो साथ के साथ पता चलता रहे, बाद में ना पता चले। तो रियल टाइम डेटा एनालिसिस होना चाहिए, जिससे कि हम और अच्छे से फोरकास्टिंग कर सकें, प्रोडिक्शन कर सकें, और समय पर, टाइमली समय पर रिस्पॉन्ड कर सकें। एडिशनली, इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, बाकी कंट्रीज भी हमारे साथ मिलजुल के काम करें, एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, बेस्ट स्टेप्स क्या हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनको हम आपस में एक दूसरे से शेयर करें। ये सब क्या हो चुका है, हैव बिकम इंटीग्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है इंडिया की डिजास्टर रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी का। तो अगर हमें डिजास्टर के आगे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लास्ट, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, चलो।
हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, द इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम मिला दें टेक्नोलॉजी को, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट से इमेजेस आए, डेटा को एनालाइज करें, ये सब क्या करता है, इन्हांस कर देता है, अच्छा कर देता है कंट्री की एबिलिटी को, कंट्री सक्षम हो जाती है और कि वो मॉनिटर कर सके, चेक कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके और एक्शन ले सके डिजास्टर्स को प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत, बिना किसी डिले के, प्रॉम्प्टली मीन्स विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। द एम्फेसिस, जो जोर डाला जा रहा है ऑन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कि हम पहले से ही वार्निंग दे दें फॉर इवेंट्स, जो इवेंट्स हैं जैसे कि साइक्लोन, कोई तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, ये जो चीज़ है बहुत इफेक्टिव है इन मिटिगेटिंग, इम्पैक्ट को कम करने में, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, वल्नरेबल जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट कम हो जाता है अगर पहले से ही वार्निंग दे दी जाए। मोर ओवर, इसके अलावा जो डेवलपमेंट हो, स्पेशलाइज रिस्पॉन्स टीम्स बनाई जाए, इक्विप्ड विद, उनको क्या दिया जाए, लेटेस्ट टूल्स दिए जाए, मशीन्स दी जाए, इक्विपमेंट दिया जाए, मशीनरी दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ये क्या होता है, इंश्योर करता है कि और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एक टारगेटेड रिस्पॉन्स होता है इमरजेंसीज के दौरान। टारगेटेड मीन्स कि हम बिल्कुल सही जगह पे रिस्पॉन्ड करते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉर्नरस्टोन मीन्स एक फाउंडेशन है, ये एक बेसिक चीज़ है, एक मेन चीज़ है इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, पब्लिक को जागरूक किया जाए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाया जाए, लगातार प्रैक्टिसेस हों, एक्सरसाइजेस हों, इस सबसे क्या होता है, स्ट्रेंथ बनती है ग्रास रूट लेवल पे। ग्रास रूट्स मीन्स बिल्कुल लोकल लेवल पे, बिल्कुल वहाँ के बेस लेवल पे स्ट्रेंथ बनेगी अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग के रीडिंग के लिए, फिर इसके बाद स्किमिंग करेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ, जो ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंस है लोकल नॉलेज की, वहाँ के लोगों को जो पता होता है, जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, इसको मैं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कह सकता, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ की इफेक्टिवनेस में, डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स की, डिजास्टर को लेकर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कंक्लूजन अगर हम दें तो इंडिया की जो अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट को, इसमें बहुत सारे फेसेस हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं और इसमें बदलती हुई स्ट्रैटेजी है जो एड्रेस करती है यूनिक चैलेंजेस को, अलग अलग तरह के चैलेंजेस को जो अपने आप में यूनिक हैं, जो पोज किए रहते हैं। पोज किसके लिए यूज़ करते हैं, हमेशा नेगेटिव चीज़ के लिए पोज वर्ड यूज़ करते हैं। रिस्क को पोज किया जाता है, चैलेंज को पोज किया जाता है, मतलब सामने रखना, और नेगेटिव चीज़ को सामने रखना, उसको पोज करते हैं। बाय इट्स डाइवर्स, इसको जो अलग अलग तरह की ज्योग्राफी और अलग अलग तरह का क्लाइमेट है। हालांकि प्रोग्रेस की गई है लेकिन फिर भी लगातार फोकस करना पड़ेगा रिसोर्स एलोकेशन पे, रिसोर्सेज देनी होंगी, टेक्नोलॉजी वहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें क्रूशियल हैं, इंपॉर्टेंट हैं और भी ज़्यादा कंट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और रिस्पॉन्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए किसके को सामने रखते हुए, अनफोर्सिंग डिजास्टर्स। अनफोर्सिंग भी जिनको पहले देखा नहीं था, जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया था, तो उन डिजास्टर से लड़ने के लिए हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दूं, समझ में आ रहा है? ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था तो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन था, फोकस। तो क्या जरूरी है, फोकस जरूरी है। चलो, फोकस नाउन था, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, तो कॉन्टिन्यूड क्या था, एडजेक्टिव था। अब अगर इसको हम देखें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूड आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूड इज पास्ट पार्टिसिपल। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। कोई परेशानी किसी को फर्स्ट आर्टिकल में, समझ में आया? अगले आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये आप सभी से कंसर्न्ड है। और आर्टिकल क्या है, इन्फ्लुएंसिंग द यूथ, यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल मीडिया इम्पैक्ट,
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें, उनको हमें कैसे क्रॉस करना है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर ऑल ऑफ यू। पढ़े, रीडिंग नहीं करेंगे, स्किमिंग करेंगे सभी लोग। चले, स्किम करके मुझे मेन आइडिया बताइए। 30 सेकेंड्स का टाइम है सभी के पास। सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ही खतरनाक कल्चरल आर्किटेक्ट्स बन चुके हैं, कल्चर को शेप कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा वीलिंग मीन्स डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा अनपैरेलल में, जैसा पहले कभी भी ना हुआ हो ऐसा इन्फ्लुएंस डालते हैं यूथ के माइंड पे, बिहेवियर पे। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, वो एक ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, एक ऐसा बेस बन गए हैं जहाँ पे बहुत सारे नए नए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बहुत आगे तक जा रहा है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको सेलिब्रेट जिनकी रिलेटेबिलिटी के लिए किया जाता है, कि ऐसा कंटेंट देते हैं जो लोग अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए किया जाता है कि ये बहुत सही कंटेंट देते हैं। एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल्स, इनकी लाइफस्टाइल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। ये जो है इन फैक्ट जो रोल मॉडल्स बन चुके हैं यंगर जनरेशन के लिए। इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो है पूरा का पूरा तरीका शेप कर रहा है जिस तरीके से यंग इंडिविजुअल्स अपने आप को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं। तो मेन आइडिया क्या था, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये दो लोगों के अब रोल मॉडल्स बनते जा रहे हैं। ये दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, लाइफस्टाइल इनका कितना अच्छा है, ये कितने ऑथेंटिक हैं, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। और फिर क्या होता है, लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लोग अपने आप को उस नज़रिए से देखते हैं, बाकी लोगों को उस नज़रिए से देखते हैं, तो लोगों का नज़रिया चेंज होता है सोशल मीडिया की वजह से। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? आई होप मैनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। आप इस पैराग्राफ से बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा दिखने वाले इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारी बॉडी इमेज बहुत इम्पैक्ट होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं, बहुत केयरफुली बनाते हैं कंटेंट, जहाँ पे दिखाते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एकदम परफेक्ट जिंदगी जी रहे हैं, वो एकदम फ्लॉलेस दिखते हैं, उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं है, बड़े सुंदर दिखते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट मीन्स बहुत वेल्दी हैं वो लोग, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल जीते हैं। एयर ब्रश्ड वर्जन है रियलिटी का, मतलब रियलिटी को उनको के ऊपर क्या कर दिया, मेकअप कर दिया, ऐसा दिखता है। तो जो इम्प्रेशनेबल यूथ हैं, वो यूथ जिनके ऊपर बहुत आसानी से इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो बहुत ही उथल पुथल वाली जिंदगियों को, वाटर्स ऑफ एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस में है, अपने टीनेज में है, ऐसे टाइम पे है जहाँ पे जिंदगी में थोड़ा सा उथल पुथल होती है। अब वो जब इन सब लोगों को देखते हैं तो इनकी इमेजेस क्या करती हैं, इनकी इमेजेस उनके अंदर एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ले आते हैं कि मैं भी ऐसे दिखूं, मेरा भी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मेरा भी फेस ऐसा होना चाहिए, मेरा भी एक घर ऐसा होना चाहिए, मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सेंस आता है इनएडिक्वेसी का। उनको लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है या मेरे पास नहीं है, इन लोगों के पास इतना कुछ क्यों है। लगातार कंपैरिजन चलता रहता है इन स्टैंडर्ड से। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा बढ़ जाते हैं इशू, जैसे कि लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बॉडी डिस्मॉर्फी, अपनी बॉडी की शेप को लेकर वो कहीं ना कहीं डाउट करते रहते हैं, परफेक्शन के ऊपर हमेशा फिक्स रहते हैं कि मुझे भी ऐसा करना है, मैं भी ऐसी क्यों नहीं हो सकती। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ पे ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं एकदम परफेक्ट चीज़ों को दिखाते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हैं सभी लोग? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ जी,
क्या लिखा हुआ है, फर्दर मोर इसके अलावा मटेरियलिस्टिक कल्चर ये लोग फैलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिस्ट माइंड सेट आ जाता है कि मैं भी रोज़ नई नई ड्रेसेस पहनूं। लोग मटेरियलिज्म की तरफ मूव कर जाते हैं कि भाई शो ऑफ करना है, दिखावा करना है। फिर ये लोग एंडोर्समेंट्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ब्रांड से कोलैबोरेट करते हैं और हद से ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बाइक है। ये सब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डीरेग्योर का मीनिंग क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट कोड बन गया, हर कोई ये चीज़ फॉलो कर रहा है इन्फ्लुएंसर के एरियाज में। लगातार वो एक्सपोजर करते रहते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। इसकी वजह से जो यंग ऑडियंस है वो क्या करती है, अपनी पर्सनल वर्थ समझते हैं मटेरियल पोजेशन से। लोगों को लगता है अगर गाड़ी है तो वो बहुत वर्दी है, उनकी पर्सनल वर्थ उनके पोजेशन से हो जाते हैं, उनकी पर्सनल वर्थ, उनके पास जो चीज़ें हैं उससे वो कनेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा कल्चर बन जाता है जहाँ पे उनका जो सेल्फ स्टीम होता है, जो उनके अंदर का जो अपनी खुद को लेके जो कॉन्फिडेंस होता है, अपना खुद को लेके जो रिस्पेक्ट होता है, वो किस चीज़ के साथ वो कनेक्ट कर लेते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन की। बाहर की दुनिया से उनको जब वैलिडेशन मिलेगा तभी वो लोग वर्दी हैं, और इसकी वजह से वो लगातार पीछे परस्यूट मीन्स किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, रिलेंटलेस मीन्स बिना रुके। तो बिना रुके वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के पीछे बढ़ते हैं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, चलो ये खरीद लेते हैं, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ये खरीद लेते हैं, मैं ये क्यों नहीं खरीद पा रहा, इसका मतलब मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं। तो ये सब चीज़ें लगातार माइंड में चलती रहती हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। चलिए, और भी 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, इनको आप स्किमिंग कर लेंगे सभी लोग। टोन कैसी थी, एनालिटिकल थी। कॉन्टेम्पलेटिव टोन, कॉन्टेम्पलेटिव टोन क्या होती है, जहाँ पे ऑथर एक टॉपिक को लेके सोच रहे हैं। तो ऑथर ने एक टॉपिक उठाया कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ पे, और उस टॉपिक को लेके अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं ऑथर, और एक ऐसा टोन है इसके कि ऑथर सोच सोच के लिख रहे हैं। इस तरह के टोन को बोलते हैं कॉन्टेम्पलेटिव, जहाँ पे आप टॉपिक का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके क्या व्यूज हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस तरीके से आप बताते हो, तो वो टोन आपकी कॉन्टेम्पलेटिव हो जाती है। एनालिटिकल का मतलब भी वही होता है, आप एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो एनालिटिकल टोन तो जनरली होती ही होती है। ये कॉन्टेम्पलेटिव एक डिफरेंट टोन थी जो आर्टिकल्स में हमको कम मिलती है। समझ आए दोनों आर्टिकल्स। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सभी लोग रीड कर लेंगे। लेटर है, एक बार रीड कर लेंगे। आप रीड करते हैं ना क्वेश्चन ऐसे तो लेटर्स को, कितने लोग रीड करते हैं? यस, रीड करने हैं आपको बेटा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, मैच द कॉलम्स। परनिशियस खतरनाक, कॉन्फ्लेट कंबाइन करना, पैल्पेबल जिसको आप टच कर सको, एंटविंड एक साथ ले आना, ट्विस्ट कर देना, स्ट्राइड्स प्रोग्रेस। CADENB। स्कोर्स एवरीवन। 11 शब्द है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि कम से कम आप 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें, और हर किसी को लिखने हैं। Everyone has to write the meaning of at least 3 words in the comment section। सबकी जिम्मेदारी है, और किसी की भी जिम्मेदारी छूटनी नहीं चाहिए। यस, जो भी बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को टीम की तरफ से हम सक्सेस नो मोर इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उनके घर भिजवाई जाएगी, और बच्चे का नाम कहाँ पिन हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा अगले दिन, दैट इज टुमारो। ठीक है, चलिए। सो जितने बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है, वो आज के आज ही यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके नमिशा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। वहां पे आपको परफेक्शन प्रो बैच मिलेगा। परफेक्शन प्रो बैच के अंदर ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे एवरी फ्राइडे। परफेक्शन प्रो बैच की क्लासेस मिलेंगी, और ग्रामर ग्रंथ मिलेगा, जहाँ पे ग्रामर में बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाले। कोड आप लगाओगे नमिशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। परफेक्शन बैच में आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, मिक्स्ड क्वेश्चंस, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर। अगर आप परफेक्शन प्रो को पूरा अटेंड कर लेते हो तो आपको इंग्लिश का कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लगभग 60,000 बच्चे परफेक्शन प्रो को रेगुलरली कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे। दूसरी चीज, जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं और जो बच्चे स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोड लगाओगे आप नमिशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और यस ऑफिसर पे ही आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 24 महीने का लोगे सबसे सस्ता पड़ेगा, 12 महीने का भी ले सकते। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी आई होप नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है @मैम निमिषा या @निमिषा मैम, दोनों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना। आपको सारी PDF, सारी मैगजीन्स वहां पे मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे ज़रूर बताना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, या फिर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी को भी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।